हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल और एंड्रॉइड ऐप पर। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए क्लास 10th यूपी बोर्ड की प्रोज का एक चैप्टर आपके सामने लेकर के आ गया हूं, जिसका नाम है दगंगा। इसको लिखा है हमारे प्यारे चाचा नेहरू ने, यानी कि कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। इस चैप्टर को जो उन्होंने लिखा है वो इसलिए लिखा है, वो अपना हमारे प्रयागराज की धरती पर जो गंगा जी हैं उनसे उनका लगाव बता रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि इस संसार में मैं कहीं पर भी मेरी मृत्यु हो, भले ही भारत में मेरी मृत्यु ना हो, किसी दूसरे देश में मेरी मृत्यु हो, लेकिन मेरी चिता का जो राख होती है वो एक अंजुरी भर करके वो राख मेरे प्रयागराज में, मेरे इलाहाबाद में जो गंगा जी हैं उसमें बहा देना चाहिए। ये ऐसा नहीं था कि वो एक हिंदू समाज से बिलोंग करते थे, जुड़े हुए थे, इसलिए वो गंगा जी में अपने राख को डालना चाहते थे, विसर्जित करना चाहते थे उनकी मृत्यु के बाद। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो केवल गंगा जी में इसलिए विसर्जित करना चाहते थे क्योंकि गंगा जी से उनका बहुत ही ज्यादा लगाव हो चुका था। लगाव कैसा? उन्होंने बचपन से यहां पर गंगा जी में खेला है, गंगा जी में नहाए हैं, उन्होंने गंगा जी के बदलते हुए मूड को देखा है। अपनी उम्र के साथ जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे गंगा जी के जो अलग अलग रूप होते हैं वो देखते हुए बड़े हुए हैं। और आज वो चाहते हैं कि मैं भले ही कुछ भी बन जाऊं, मैं कहीं पर भी रहूं, लेकिन मेरे गंगा जी से जो लगाव है वो सदैव मेरे दिल में जीवित रहेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी करते हुए, क्योंकि मैं चाहता हूं एक ही लेक्चर में पूरी स्टोरी खत्म हो जाए, तो बिना किसी देरी करते हुए चलते हैं टेक्स्ट पर। लेकिन उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लेकर के आऊं। चलिए फिर शुरू करते हैं। दगंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 1889 और मृत्यु 1964 में हुआ था। टेक्स्ट पर चलते हैं ज्यादा समय नहीं गवाते हुए। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it. कह रहा है I have received, मैंने पाया है क्या? So much love, बहुत ही ज्यादा प्यार। मैंने इतना ज्यादा प्यार पाया है, बहुत ही ज्यादा प्यार पाया है, स्नेह पाया है, एंड अफेक्शन, स्नेह पाया है, फ्रॉम द इंडियन पीपल, भारतीय लोगों के द्वारा। पूरी लाइन का मतलब समझिएगा। मैंने भारतीय लोगों के द्वारा इतना ज्यादा प्यार पाया है, इतना ज्यादा स्नेह पाया है, दैट की नथिंग दैट आई टू डू कैन रिपे इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। मैंने इतना प्यार पा लिया है, इतना लगाव पा लिया, इतना स्नेह पा लिया है कि उतने स्नेह का मैं एक छोटा सा भाग भी अपने इंडियन पीपल, भारतीय लोगों को वापस नहीं कर सकता हूं। मेरे अंदर क्षमता नहीं कि मैं जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया उसका एक छोटा सा भाग भी मैं उन्हें वापस कर पाऊं। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस अ थिंग एज अफेक्शन। और कह रहा है वास्तव में ये जो उन्होंने स्नेह दिया है, प्यार दिया है, वो इतना कीमती है कि सच में इसका कोई कुछ भी इसका रीपे नहीं हो सकता है, कुछ भी इसका हम वापस नहीं कर सकते, अदा नहीं कर सकते इसके बदले में। अगर आप सोचिएगा, आप अगर मुझे 10 रुपए आज दे देते हैं, आज आपने मेरी मदद कर दी, आपने मुझे 10 रुपए दिए, मैं कल आपको वो 10 रुपए वापस कर सकता हूं। आप कहेंगे 10 की जगह 11 कर दूं, मैं 12 कर दूंगा। लेकिन अगर मेरी तबीयत बहुत खराब है या मुझे कभी ऐसी मदद की जरूरत पड़ी, जब आपने कोई फिजिकल मदद की मेरे लिए, फिजिकल हेल्प की, शारीरिक तौर पर आपने मेरी मदद की, उस मदद को मैं कभी भी आपको वापस नहीं कर पाऊंगा। तो यहां पर वही कहने का मतलब है कि जो ये लव है उनकी तरफ से केयर है, वो मैं कभी भी वापस नहीं कर सकता हूं। Many have been admired, बहुत से लोग प्रशंसा करते हैं। Some have been revered, बहुत लोग, ये पूरी लाइन पढ़ने के बाद मैं हिंदी बताता हूं। Some have been revered, but the affection of all classes of the Indian people has come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it.
कह रहा है बहुत लोग मेरी मदद करें, बहुत लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जो अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस है ऑफ द इंडियन पीपल लेकिन हैज कम टू मी, लेकिन जो भारतीय लोग, भारतीय हर तरह के लोगों के तरफ पास से, यानी चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, किसी भी क्लास का इंसान हो, जो उन्होंने मुझे प्रेम दिया है, जो उन्होंने मुझे स्नेह दिया है, वो इतनी बड़ी मात्रा में है, बहुत बड़ी मात्रा में है, अबंडेंट मेजर, इतने बड़े मात्रा में है, दैट आई हैव बीन ओवरब्लेम्ड, जो मैं कभी भी वापस नहीं कर सकता। मैं पराजित हो जाता हूं, मैं उनके सामने झुक जाता हूं। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं उतना प्यार कभी भी वापस उनको नहीं कर पाऊंगा। I can only express the hope that in the remaining years, I can only express, मैं केवल इतना ही एक्सप्रेस कर सकता हूं, दिखा सकता हूं, या फिर समझ सकता हूं, सोच सकता हूं, that hope, the hope that in the remaining years, कि जो मेरे रिमेनिंग ईयर है, मेरे रिमेनिंग ईयर मतलब मेरे जीवन के जो बचे कुचे जो वर्ष हैं, जीवन की जो बहुत बचे कुचे समय है मेरे, आई मे लीव, जितना भी मैं जीऊं, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन, मैं कभी भी कुपात्र नहीं बनना चाहता। अनवर्दी यानी जितना उन्होंने मेरे लिए किया मैं उसके काबिल रहूं, ऐसा हो। कुपात्र नहीं बनना चाहता ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए एंड देयर अफेक्शन, और उसने स्नेह के, उनके स्नेह के लिए। यानी यहां पर पंडित नेहरू जी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कहना चाह रहे हैं कि भारत के लोगों के द्वारा मुझे जितना भी प्यार मिला है, मैं उसके लिए अनवर्दी कभी भी नहीं होना चाहता हूं। अपने मरने के पहले मैं उनके प्यार को, उनके स्नेह को वापस तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में मुझे स्नेह दिया है, प्यार दिया है, कि मैं इतना वापस तो नहीं कर सकता हूं, पर मैं पूरे जीवन कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहता हूं। ये यहाँ पे आप पहले पैराग्राफ का मतलब ठीक तरीके से समझ सकते हैं। अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। टू माई इननुमेरेबल comrades and collegians, I owe an even deeper debt of gratitude। कह रहा है मैं अपने असंख्य साथी, सहकर्मी, यानी मेरे साथ जितने भी लोग, यहाँ पे असंख्य आप समझो किसी ऑफिस के सहकर्मी के लिए नहीं कहा जा रहा है। कोई अगर ऑफिस है तो वहां पे गिने चुने लोग रहते हैं कि 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 2000 लोग काम करते रहेंगे। यहाँ पे असंख्य वर्ड क्यों यूज किया गया? क्योंकि वो पूरे भारत देश के जितने भी लोग हैं उन सबको अपना साथी, अपने सहकर्मी समझते हुए, दिखाते हुए बोल रहे हैं कि जो मेरे असंख्य साथी हैं, मेरे असंख्य सहकर्मी हैं, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। कह रहा है मैं उनका बहुत ही गहरा ऋणी हो चुका हूं, बहुत ही ज्यादा मैं उनसे कर्जदार हो चुका हूं। उनका किस चीज का? उनके धन्यवाद का। यानी मैं इतना कर्जे में डूबा हुआ हूं कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं कह पा रहा हूं। अब कर्जे में डूबा उनके पैसे से नहीं, उन्होंने इतना मुझे प्यार दे दिया है कि जो मेरा धन्यवाद है वो उनके प्यार के, उनके स्नेह के सामने कम है, छोटा है, वो बराबर नहीं पड़ पा रहा है। We have been joint parents. We have been joint partners. Parents नहीं, partners है. Partners in great undertaking and have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. अर्थात कि जो मेरे असंख्य सहकर्मी हैं, मेरे मतलब चाचा नेहरू के असंख्य सहकर्मी हैं, असंख्य साथी हैं, उनके साथ वो क्या चाहते हैं? ज्वाइंट पार्टनर आप समझ सकते हैं ना, जो साथ मिलकर के काम कर रहे हो, सहकर्मी, साथी, यू कैन से। ग्रेट अंडरटेकिंग, ये हमारा एक वचन है, एक तरीके से आप कह सकते हैं। क्या? एंड हैव शेयर द ट्रिम्स एंड सॉरो, हम अपनी
खुशी, अपनी सफलता, अपने दुख which inevitably accompany them। हम जो मतलब कि मैं, मेरे साथी, असंख्य साथी जो हैं, हम सब साथ में अपने दुख, अपनी खुशी, अपनी सफलता को क्या करते हैं, बांटते हैं और साथ में ही उनका मुकाबला करते हैं। मतलब अगर दुख है तो हम साथ में मिल करके उन दुखों को सहते हैं, उन दुखों को पास करते हैं। आगे देखिए, व्हेन आई डाई, मैं जब मरूं, मेरी जब मृत्यु हो, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। मैं चाहूंगा कि मेरी चिता को, तो मेरी बॉडी का अंतिम संस्कार वहीं पर हो जाना चाहिए, वहीं पर कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इफ आई डाई, कह रहा है व्हेन आई डाई, मैं जब मरूं, पूरी लाइन फिर से आप समझिएगा, मैं जब मरूं, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। मैं जब मरूं मेरा अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। इफ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, अगर मैं कहीं बाहर के देश में मरूं, मतलब भारत में नहीं, मैं अगर कहीं और पर हूं, भाई वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जाना आना पड़ता था, दूसरे देशों में भी मीटिंग्स होती हैं तो कह रहे हैं अगर मैं कहीं बाहर मर जाऊं, बाय द वे इन केस मेरी मृत्यु बाहर के देश में होती है, माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, मेरी बॉडी का अंतिम संस्कार वहीं पर कर देना चाहिए। एंड और माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरे एसेस, मेरी अस्थियों को इलाहाबाद भेज देना चाहिए। A small handful of these ashes should be thrown in the Ganga। मेरी एसेस का, मेरी अस्थि, एक क्या है, A small handful, एक छोटी अंजुरी भर करके, स्मॉल हैंडफुल, छोटी अंजुरी भर करके उसको क्या करना चाहिए, शुड बी थ्रोन इन द गंगा, उसे गंगा में फेंक देना नहीं, विसर्जित कर देना चाहिए। यहाँ पे थ्रोन भले लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे अच्छी हिंदी में क्या कहेंगे, विसर्जित कर देना चाहिए। एंड और द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। और कह रहा है और जो बाकी का उसका एक बड़ा भाग होगा, उसको क्या करना चाहिए, और जो एक छोटा पार्ट गंगा जी में डाल देना चाहिए, और जो एक बड़ा पार्ट बचेगा मेरी अस्थियों का, उसे डिस्पोज इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो। जैसा कि मैंने आगे लिखा है, मतलब उन्होंने अपनी वसीयत वगैरह में लिखा होगा कि उसको उस तरीके से पूरे पार्ट को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देना चाहिए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेस, इन अस्थियों का मतलब मेरे मरने के बाद जो मेरी अस्थियां होंगी, मेरी जो राख होगी, उनका नो पार्ट ऑफ दिस एसेस शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व। संभाल करके नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना होगा, मतलब कि वो अपने एक विल में, इच्छा में कह रहे हैं कि मेरी एसेस को, मेरे अस्थियों को ऐसा मत करने कि मैं फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हूं तो उसको संजो के रख देना, जाकर के म्यूजियम में रख देना कि लोग आए देखें ये हमारे जवाहरलाल नेहरू की अस्थियां हैं। ऐसा नहीं करना है, ये कोई बड़ी बात नहीं, हमारा भारत देश ऐसा कर सकता था, वो उनको पता था, तो इसलिए उन्होंने पहले इंडिकेट करते कि ना बेटा ऐसा नहीं करना। ठीक है, आगे, माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। कह रहा है मेरी डिजायर, मेरी जो ये इच्छा है, टू हैव हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी एक अंजुरी भर करके मेरे अस्थियों को थ्रोन इन द गंगा, गंगा में बहाना चाहिए, एट इलाहाबाद, जो इलाहाबाद में है, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, ये कोई धार्मिक फंडा नहीं है, यानी मैं हिंदू धर्म का हूं या ऐसा कुछ, इस वजह से इसका कोई चिन्ह नहीं है कि मैं धार्मिक होने की वजह से या फिर मैं हिंदू हूं इस वजह से, क्योंकि भाई एज यू नो कि हिंदू धर्म में जब कोई खत्म होते हैं तो उनकी जो अस्थियां होती है गंगा जी में बहाई जाती हैं, तो ये यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, भाई मेरे हिंदू होने की वजह से मैं नहीं कह रहा हूं कि वहां पे बहाई जाए, पर मैं क्यों कह रहा हूं, सो फार एज आई एम कंसर्न, कि मैं उससे संबंधित हूं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि क्या है, फिर से मैं इसको बता दे रहा हूं कि मैं भाई गंगा जी में अपनी एसेस को बहाना है, इसलिए नहीं चाहता हूं कि मेरा कोई ये धार्मिक महत्व है या फिर मैं इससे संबंधित हूं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर। कह रहा मेरे इस जो मैं ये कह रहा हूं तो इसमें कोई मेरी धार्मिक भावना नहीं है,
धार्मिक यहाँ पे सेंटीमेंट मतलब भावना, रिलीजियस मतलब धार्मिक। कह रहा कोई मेरी धार्मिक भावना नहीं है इस मैटर में, इस मामले में जो मैंने ऐसा कहा। आई हैव बीन अटैच्ड टू गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। कह रहा है मैं अपने इलाहाबाद में, अपने इलाहाबाद क्यों, क्योंकि आपको जैसा पता है इलाहाबाद से वो बिलोंग करते थे, इलाहाबाद में वो जन्म लिए थे, उनका जो पैतृक आवास है वो हमारे प्रयागराज में ही है। तो कह रहा है आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं गंगा जी से अटैच्ड हूँ, एंड यमुना, और यमुना जी से भी, यमुना रिवर मतलब दोनों रिवर्स हैं, उनसे अटैच्ड हूँ इन इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में है। एवर सिंस, कब से अटैच्ड हूँ, माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से। यानी मैं बचपन से ही गंगा और यमुना जी से क्या हूँ, बहुत ही मेरा लगाव है, मैं बहुत ही अटैच्ड हूँ। एंड और एस आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ हूँ, दिस अटैचमेंट, ये लगाव हैज ऑल्सो ग्रोन, ये लगाव भी बढ़ता जा रहा है। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग moods as the seasons changed, and have often thought of the history and might and tradition and songs and story that have become attached to them through the long age become part of their flowing waters। यानी कि जैसे जैसे मैं बढ़ता गया हूं, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई है, मेरा अटैचमेंट बढ़ता गया है, मेरा लगाव बढ़ता गया है। तो इस तरीके से वो कहते हैं मैंने क्या क्या देखा है, मैंने कहां कहां पर गंगा जी को देखा है, कहां कहां पर मैंने गंगा जी को पाया है। समझिएगा बात को, आपको भी एहसास होगा कि हाँ सच बात है ये। आई हैव वॉच्ड, मैंने देखा है, देयर वेरिंग मूड्स, उनके बदलते हुए मिजाज को, बदलते हुए मूड को, एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, सीजन मतलब मौसम चेंज होता है। आप देखो गर्मी में क्या होता है, गंगा जी बहुत ही कम होती हैं, ठंडी में थोड़ा सा बढ़ती है, बरसात में बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। उन इसी तरीके से हम लोगों का यहाँ वाला इलाहाबाद वाला ब्रिज भी डूब जाता है कभी कभी, है। तो ये सब भी उन्होंने देखा हुआ है। एंड हैव ऑफन थॉट, और मैंने यह सब भी ऑफ द हिस्ट्री, मैंने इन सबको हिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है, क्या विचार किया है हिस्ट्री में, गंगा जी के बारे में इतिहास में देखा है। एंड और माई पौराणिक कथाओं में भी मैंने गंगा जी के बारे में सुना है, पढ़ा है। एंड ट्रेडिशन, मैंने परंपराओं में देखा है। एंड सॉन्ग्स, मैंने गीतों में देखा है या पढ़ा है, सुना है। एंड स्टोरीज, मैंने कथाओं में भी, मैंने कहानियों में भी गंगा जी के बारे में सुना है। हैव बिकम अटैच्ड, जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, टू देम थ्रू द लॉन्ग एज, बहुत लंबे समय तक मैं क्या करना चाहता हूँ। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, मैं गंगा जी के बहते हुए जल का, कहते बहते हुए पानी में, बहते हुए जल में, गंगा जल जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका मैं एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। भाई मेरी एक अंजलि भर करके अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाएगा। जब तक गंगा जी बहेंगी, जहां तक गंगा जी बहेंगी वहां तक मेरी अस्थियां बहेंगी। इस तरीके से मैं किसी न किसी तरीके से गंगा जी से लगाव मेरा तब भी मेरे मृत्यु के बाद भी बना रहेगा, और मृत्यु के बाद भी मैं गंगा जी के जल में विसर्जित रहूंगा, मैं उनके साथ बहता रहूंगा, उनकी फ्लोइंग वाटर जो है उसके साथ मैं लगातार उनके साथ बहता रहूंगा। यहाँ पर इस दूसरे पैराग्राफ में वो अपना लगाव समझाते हैं गंगा जी के लिए, कि उनका ये कहना है कि भाई मैं हिंदू हूँ, या फिर मेरा कोई ऐसा धार्मिक फंडा नहीं है, धार्मिक लगाव नहीं है गंगा जी से, मेरा रियल लगाव है। यानी कि मैं सामने से उनको अपने बचपन से लेकर के अपनी इस उम्र तक मैंने उनको देखा है, मैंने उसमें नहाया है, मैंने उनके बदलते मूड को देखा है, मैंने कथाओं में सुना है, मैंने गानों में उनके बारे में सुना है, और इतिहास में मैंने गंगा जी के बारे में पढ़ा है। इसलिए मेरा अत्यधिक लगाव हो गया है गंगा और जमुना जी से, और मैं सदैव सदैव के लिए उनके फ्लोइंग वाटर का एक पार्ट बनना चाहता हूँ। इसलिए मैं अपनी अस्थियों के रूप में उनके में ही हमेशा समा जाना चाहता हूँ। ये था हमारा सेकेंड पैराग्राफ। नाउ थर्ड पैराग्राफ इज द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा मुख्य तौर पर भारत की ही नदी है। beloved of her people, round which are intertwined her racial memories। कह रहा है, तो इसका मतलब समझिएगा ध्यान से। कह रहा है beloved of her people, अपने लोगों के द्वारा बहुत चहेती हैं। कौन? गंगा जी।
राउंड विच आर इंटरवाइंड हर रेशियल मेमोरीज। कह रहा है जो कि पूरी तरह एकदम गुत्थी भर के मतलब बहुत बड़ा जमावड़ा है किसका, लोगों का, हर रेशियल मेमोरीज, उनकी जातिगत, जातिवाद वाली, जातिवाद नहीं जातिगत आप कह सकते हैं, मेमोरीज का, मेमोरीज मतलब यादें, हर होप्स उनकी आशाएं, हर फियर्स उनके डर, हर सॉन्ग्स एंड ऑफ ट्रिम्प्स उनकी सफलताओं के गीत, हर विक्ट्रीज उनकी सफलता एंड हर डिफीट्स उनकी असफलताएं। शी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। कह रहा है यह एक प्रतीक है, गंगा जी एक प्रतीक हैं भारत के बहुत ही लंबे कल्चर, भारत की बहुत ही लंबी संस्कृति का एंड सिविलाइजेशन, मानवता का, मानवों का। कैसे, एवर चेंजिंग, एवर फ्लोइंग, हमेशा बदलती रहती, हमेशा फ्लोइंग, हमेशा बहने वाली, एंड येट एवर द सेम गंगा, और तब पर भी हमेशा गंगा एक ही थी। अभी इस पूरे का मतलब मैं समझाऊंगा आपको एक बार। शी रिमाइंड्स मी, मुझे याद कराती हैं, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स, बर्फ से भरी, बर्फ से ढकी चोटियों के बारे में। किसकी चोटी, मेरी चोटी नहीं। एंड द डीप वैलीज, और बहुत ही गहरी गहरी घाटियों के बारे में। किसकी, ऑफ द हिमालयास, हिमालय की पहाड़ों की जो चोटी होती है उसकी याद दिलाती है। हिमालयों में जो गहरी गहरी खाई होती हैं, घाटियां होती हैं, उसकी याद दिलाती है। क्यों याद दिलाती है, आई टेल यू, मैं बताऊंगा अभी। द गंगा हैज बीन टू मी, गंगा में, अच्छा एक लाइन शायद छूट गई है, एक लाइन ही पूरा पैराग्राफ छोड़ दिया था मैंने, वह विच आई हैव लव्ड सो मच, जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी है, यानी हिमालय मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारे हैं, उनकी गंगा जी मुझे याद दिलाती हैं। अब आप सोचो कि सर गंगा जी अलग चीज है, हिमालय अलग चीज है, कैसे वो याद दिलाती है, अभी देखिए मैं बताता हूं। देखिए, एंड और ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन, और कह रहा है और बहुत ही ज्यादा समतल, बिलो यानी समतल की भी मुझे याद दिलाती, बहुत ही ऊंचाई की याद दिलाती, बहुत ही गहराई की याद दिलाती, और एकदम समतल प्लेन का भी मुझे वो याद दिलाती हैं। कैसे, वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहां पर मेरा जीवन, मेरा कार्य शुरू हुआ। देखिए इस पूरे पैराग्राफ का हिंदी मतलब समझिएगा। कह रहा है गंगा जी जो हैं वो खास तौर पे मुख्य रूप से भारत की नदी हैं, अपने लोगों के द्वारा बहुत ही ज्यादा मानी जाती हैं, और ये हमारी बहुत ही लंबे संस्कृति को भी दर्शाती हैं। कैसे भाई, आप समझो, मैं एक आप लोगों के लेवल पे आकर के आप लोगों को समझाने की प्रयास करता हूँ। आपने रामायण देखी, अभी लॉकडाउन के समय में रामायण पुरानी वाली फिर से दिखाई गई, बहुत बड़ी सुपरहिट हुई, दोबारा ये फिर से पहले से ज्यादा सुपरहिट हुई इस बार। उस टाइम पर भी रामायण में भी गंगा जी का उल्लेख है, महाभारत आप देखिए वहां पर भी गंगा जी हैं। आप कृष्ण भगवान की जो कोई नाटक आता है उस पर आप देखिए वहां भी गंगा जी हैं, या उनसे भी पहले आप सतयुग पे चले जाइए, संतोषी माँ और वैष्णो देवी का जो एक नाटक आते हैं, वैष्णो देवी वैष्णो माँ कुछ ऐसा करके आता है, उन सभी में गंगा जी का वर्णन है। यानी कि सतयुग से गंगा जी चली आ रही हैं। हमारी मानवता, हम लोग कितने पुराने, हमारी संस्कृति है, ये दर्शाता है कौन, हमारी गंगा जी। ठीक है, आगे जो ये पीक वीक वाली बात थी, हिमालय वाली बात थी, अकॉर्डिंग टू मी, सारे टीचर्स अलग अलग बता सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मी गंगा जी की यहाँ पर लहरों के बारे में बात की जा रही है, गंगा जी गहराई के बारे में बात की जा रही है। और जिस समय पर इसके पहले वाले पैराग्राफ में उन्होंने बोला था कि मैंने बदलते हुए मूड को देखा है, गंगा जी के बदलते हुए तरीकों को देखा है, जो बदल जाती हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की हो जाती हैं, वो मैंने देखा है। तो उसी से इसको कंटिन्यू करते हुए आप समझिएगा बात को। कहते हैं उन्होंने ये सोच के ये लिखा होगा मेरे हिसाब से कि जब वो लहर मारती हैं, जो उनकी लहरों की ऊंचाइयां होती हैं, वो मुझे माउंटेन की याद दिलाती हैं, जो बहुत हिमालय माउंटेन की, जो जिनकी पीक, चोटी बहुत ही ऊंची होती हैं, और जिनकी जो गहरान है गंगा जी, जो गहराई है, वो बिल्कुल वहां की वैलियों की तरह, वहां की घाटियों की तरह मुझे नजर आती हैं। और जब गंगा जी एकदम शांत होती हैं
तो वो मुझे प्लेन सरफेस की तरह नजर आती हैं, एकदम समतल नजर आती हैं। और इलाहाबाद ही ऐसी जगह है, गंगा जी ऐसा जो जहाँ पर गंगा नगरी है, ये ऐसी जगह है जहाँ से मेरा जीवन और मेरा कार्य प्रारंभ हुआ। ये आप समझ सकते हैं पूरे का मतलब। अगला देखिए, लिखा है स्माइलिंग एंड डांसिंग, मुस्कुराती हैं और नृत्य करती हैं, कूदती हैं, नाचती हैं इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की। यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं राइटर यानी कि जवाहरलाल नेहरू कि गंगा जी किस टाइम पर किस तरह दिख रही हैं, किस तरह के एक्ट कर रही हैं। सुबह की सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में वो स्माइलिंग, प्रसन्न महसूस हो रही है, खुश महसूस हो रही है। एंड डांसिंग, और नृत्य करते हुए महसूस हो रही है। एंड डार्क, और अंधेरे में, एंड ग्लूमी, एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फॉल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल। कह रहा अंधेरे में वो उदास दिखती हैं, और एज द इवनिंग शैडो फॉल, और जब शाम की रोशनी, शाम की परछाई गिरती है तब वो कैसे दिखाई पड़ती हैं, रहस्यमय। यानी अंधेरे होने के बाद वो उदास और रहस्यमयी नजर आती हैं। अ नैरो, स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और सर्दियों में एक पतली, नैरो मतलब पतली, नैरो जींस भी आती हैं, पतली, स्लो, धीरे धीरे गति से, धीमी गति से, ग्रेसफुल, मनोहर, या फिर ऐसा जिसको देख करके मन लग जाए उसमें, इस तरह की स्ट्रीम, बहाव नजर आता है। कब? ठंडियों में। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और मानसून के टाइम पर, मानसून जब बरसात होता है, बरसाती सीजन जिसे बोलेंगे, बरसात के टाइम पे एकदम गरज वाली, रोर करते हुए, बहुत ज्यादा रोर करते हुए नजर आती है मानसून वाले मौसम में। ब्रॉड बोसम, ब्रॉड बोसम मतलब एक बड़ा छाती वाला, सीना वाला, ऑलमोस्ट एज द सी, एकदम जैसे कि मॉनसून के टाइम पर कैसी नजर आ रही है, एक बहुत विशाल सीने वाली। ऐसा लगता है कि जैसे कि वो नदी नहीं है, वो एक समुद्र है, इस तरह का नजर आता। आप लोगों ने भी देखा होगा अपने प्रयागराज में, जब बारिश वारिश खूब भयानक हुई होती है, तब आप लोग नए वाले पुल पे जाकर के, नैनी ब्रिज पर जाकर के नीचे देखते होंगे, बहुत चौड़ी लगती है, जैसे समुद्र हो। तो वही ये बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट एज द सी, जैसे कि एक, लगभग जैसे कि एक समुद्र हो। एंड और विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं, सी की जैसी, समुद्र की जैसी शक्तियां होती हैं, जो कि सब कुछ तबाह करने की ताकत रखती हैं। द गंगा हैज बीन टू मी सिंबल, गंगा मेरे लिए एक चिन्ह की तरह है, प्रतीक की तरह है, सिंबल है। एंड और मेमोरी, और याद है, ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, पुराने भारत की मेरे लिए याद है। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, अभी ये वर्तमान में बह रही हैं, इस समय बह रही हैं। एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशियन ऑफ द फ्यूचर, और ये जा रही हैं किसकी तरफ? भविष्य की तरफ। यानी इस पैराग्राफ में राइटर साहब यानी कि हमारे चाचा नेहरू बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सुबह उनका मिजाज कैसा होता है, तो शाम को कैसा होता है, और रात में कैसा हो जाता है। और आज भी गंगा जी हैं, और भविष्य में के लिए बह रही हैं गंगा जी। यानी मैं नहीं रहूंगा, कई सालों तक गंगा जी इसी तरह बहती रहेंगे। भाई जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई है कई साल पहले, तब भी गंगा जी थी, और आज भी गंगा जी हैं, और कल भी गंगा जी रहेंगी। वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगले पैराग्राफ में चलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। एंड दो, और यद्यपि, आई हैव discarded much of past tradition and custom and excision that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit। कहता है, और यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड, मैंने त्याग दिया है, क्या? मच ऑफ पास्ट, मैंने अपना भूतकाल, पास्ट,
त्याग दिया है। ट्रेडिशन क्या परंपरा, मैंने अपनी परंपराएं, अपनी पुरानी परंपराओं को त्याग दिया है। एंड कस्टम और रीति रिवाजों को त्याग दिया है। एंड एन एक्सेसियस, लेकिन मुझे एक चिंता है, चिंतित हूं मैं किस बात से, दैट इंडिया शुड रीड हरसेल्फ, इंडिया को छुड़ाना चाहिए। गेट रीड ऑफ होता है ना, छोड़ देना चाहिए या फिर त्याग देना चाहिए क्या, ऑफ ऑल सैकल, सभी बंधन, दैट बाइंड, जो बाध्य करते हैं, जो बांधते हैं, एंड कंस्ट्रेन, और जो विवश कर देते हैं हर किसको, उसको, यानी कि भारत को, एंड डिवाइड हर पीपल, और उनके लोगों को डिवाइड, बांट देते हैं, एंड और सप्रेस, वास्ट, और बहुत ही ज्यादा ऐसी भावना लाते हैं, कैसी, नंबर्स ऑफ देम, यानी कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है कि भारत को ऐसी चीजों को त्याग देना चाहिए, कैसी चीजों को जो भारत को किसी बंधन में रखते हैं, जो किसी ना किसी चीज के लिए विवश कर देते हैं, और जो भारत के लोगों को बांट देते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, वॉस्ट नंबर्स ऑफ देम, बहुत बड़ी मात्रा में भारत के लोगों को त्याग देते हैं, एंड प्रिवेंट, और किस चीज के लिए बाध्य करते हैं, द फ्री डेवलपमेंट, और स्वतंत्र विकास के लिए भी जो चीजें बाध्य करती हैं भारत को, उन्हें ऑफ द बॉडी, शारीरिक रूप से, एंड द स्पिरिट, और भावना के रूप में, और इंटरनल रूप में, यानी मैंने अपने भारत के, अपने जो पास्ट के रीति रिवाज हैं, बंधन हैं, उनको मैंने त्याग दिया है, और अब भारत को भी जरूरत है कि भारत, हमारा देश, उन चीजों को त्याग दे जिससे भारत का विकास रुक रहा है, जिससे भारत कुछ कर पाने के लिए स्वतंत्र नहीं है। कई सारी बाहरी ताकतें भारत को दबा रही हैं। इन सब चीजों को भारत को त्याग देना चाहिए, भारत को स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहिए, और वह स्वतंत्र हो चुका है, और अब हमेशा उसको स्वतंत्र ही रहना चाहिए। उसे जो सही लगता है उसे वो करना चाहिए, किसी बाध्य होकर के काम नहीं करना चाहिए, किसी बंधन में उसे काम नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं। दो आई सीक, यद्यपि मैं खोजता हूं, ढूंढता हूं, क्या, ऑल दिस, ये सभी, येट, अब आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम दैट पास्ट कंप्लीटली। जब मैं इन बातों को पाता हूं, तब मैं पूर्ण रूप से अपने पास्ट से, अपने भूतकाल से अपने आप को पूर्ण रूप से कट ऑफ नहीं करना चाहता, छुड़ाना नहीं चाहता। आगे देखते हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज बीन एंड इज आवर्स, कह रहा है मैं बहुत ज्यादा प्राउड हूं, मुझे बहुत ही सम्मान महसूस होता है, किस बात पर, ऑफ दैट ग्रेट, वो एक महान विरासत पर, कौन सी, दैट, जो, हैज बीन, है, एंड इज, और जो थी और है, अवर्स, हमारी, एंड आई एम कॉन्शियस, और मैं सचेत हूं, दैट आई टू, यानी मैं भी, लाइक ऑल ऑफ अस am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorial past of India। कह रहा है मैं भारत के सभी नागरिकों की तरह मुझे भी अपने पास्ट पर, अपने भारत की जो विरासत है उस पर बहुत ज्यादा गर्व है, और मुझे गर्व है, और I am a link in the unbroken chain, और मैं कभी ना टूटने वाली एक चेन का एक हिस्सा हूं, एक लिंक हूं, एक कड़ी हूं, which, जो कि goes back to the dawn of history in the immemorial past of India, जो कि अस्मरणीय, कभी ना
भुलाने वाले भारत के इतिहास का एक हिस्सा है। मैं उस चैन का एक कड़ी हूं जो भारत के अविश्वसनीय, अस्मरणीय इतिहास का हिस्सा है। हमारा भारत का जो इतिहास है बहुत ही अविश्वसनीय है और मैं इस बात का एक हिस्सा हूं। मैं इस चेन की मैं एक कड़ी हूं। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं एज ऑल इंडियन, जैसे कि सभी इंडियंस के अंदर, सभी भारतीयों के अंदर मन में एक भावना है अपने देश के प्रति, वैसे ही मुझे भी बीइंग एन इंडियन मेरे अंदर भी वो भावना है। एंड और एज विटनेस, एक गवाह की तरह ऑफ दिस डिजायर, इस इच्छा का, इस एक गवाह की तरह। कौन सी इच्छा? किसकी गवाह? ऑफ माइंड, मेरी इच्छा का गवाह की तरह। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, कह रहा है मेरी एक इच्छा का मैं गवाह हूं। किस बात का? मेरी क्या इच्छा है कि मैं इच्छा रखता हूं, मेरी अंतिम लास्ट होमेज, होमेज मतलब श्रद्धांजलि, मैं लास्ट श्रद्धांजलि मैं दे रहा हूं किसको? इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, भारत की सांस्कृतिक विरासत के श्रद्धांजलि देना ही मेरी क्या है? एक लास्ट इच्छा है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट, मैं एक इच्छा जाहिर करता हूं कि, यहां मेकिंग रिक्वेस्ट का मतलब इच्छा जाहिर करना, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, मेरी एक अंजलि भर के, एक हाथ भर के एसेस, मेरी राख को बी थ्रोन, विसर्जित कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए इनटू द गंगा, गंगा जी में, एट इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद जिसका नाम प्रयागराज है। टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉशेस इंडिया शोर्स, कह रहा है उसमें फेंक देना चाहिए, मिला देना चाहिए या फिर विसर्जित करना चाहिए, जो कि क्या करता है, जो कि जिसमें अगर मैं फेंक दूंगा मतलब मेरी अस्थियों को उसमें बहा दिया जाएगा, तो कैरीड लिए रहेगा क्या? टू द ग्रेट ओशियन दैट वॉशेस इंडिया सोर्स, सोर्स का मतलब समुद्री तट, जो कि भारत के महान ग्रेट ओशियन को, समुद्र के तटों को, मेरे मतलब गंगा जी का जो पानी है उसमें, जो गंगा जल है उसमें मेरी एसेस को, मेरी अस्थियों को बहा दिया जाएगा, डुबा दिया जाएगा और उस गंगा जल में मेरी अस्थियां मिल करके भारत के महान बड़े समुद्रों के तटों को वो साफ करेगी। गंगा जी का पानी जब समुद्र में जाकर के मिलेगा। The major portion of my assets should be, however, be disposed of otherwise, कह रहा है the major portion of my assets, एक मेजर मतलब बड़ा, एक बड़ा पार्ट, एक बड़ा भाग, हिस्सा मेरी एसेस, मेरी अस्थियों का क्या करना चाहिए? should however be disposed, disposed मतलब निपटारा कर देना चाहिए। कैसे? of otherwise, अन्य तरीकों से, मतलब थोड़ा सा मुझे गंगा जल में मिलाना है, मेरे मरने के बाद मेरी एसेस को मिला देना, और बाकी जो बड़ा पोर्शन है उसका किस तरीके से निपटारा करना है इसके बारे में भी यहाँ कहा गया है। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इनटू द एयर, मैं चाहता हूं कि मेरे मृत्यु के पश्चात मेरी जो एसेस होंगी, जो राख होगी या अस्थियां होंगी, उनको एयर में, ऊंचाई तक, एयर इन एन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन में बैठ करके कोई भी ऊंचाई तक ले जाए, आसमान तक ले जाए, एंड स्कैटर्ड, और बिखेर दे, फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड वेयर द पीजेंट्स, पीजेंट मतलब किसान, जो हार्ड वर्कर होता है, पीजेंट ऑफ इंडिया टॉयल, टॉयल मतलब जो कठिन परिश्रम होता है करने वाला, कह रहा है उसको एरोप्लेन में बैठा करके, मतलब मेरी एसेस को एरोप्लेन से ऊपर ले जाया जाए और ऊपर से बिखेर दिया जाए। कहाँ पे स्कैटर्ड किया जाए, कहाँ पर बिखेरा जाए? ओवर द फील्ड्स, खेतों में, वेयर, जहां पर, द पीजेंट यानी कि किसान ऑफ द इंडिया, भारत के किसान, टॉयल
यानी कठिन परिश्रम करते हैं, जहाँ भारत के किसान मेहनत करते हैं, वहाँ पर मेरी अस्थियों को ऊपर से बिखेर देना चाहिए, सो दैट इस तरीके से दे माइट मिंगल, वो उनसे मिल जाएंगी। मिंगल यहाँ मतलब मिल जाएंगी। कैसे? विद द डस्ट, धूल से, सॉयल, मिट्टी से ऑफ इंडिया। यानी जब ऊपर से मेरी एसेज, मेरी अस्थियों को नीचे फेंका जाएगा, तब मेरी अस्थियां उड़ करके नीचे आएंगी और जमीन में धूल से, मिट्टी से मिल जाएंगी। जिस तरीके से मैं, इस तरीके से मैं भारत की मिट्टी से मिल जाऊंगा, भारत की मिट्टी से मिल जाऊंगा। आगे देखिए, एंड बिकम एन इंडिग्रेसेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और मैं इस तरीके से भारत का एक अभिन्न अंग बन जाऊंगा। लास्ट में लिखा हुआ आई हैव रिटन दिस, मैंने यह लिखा है, विद इच्छा एंड टेस्टमेंट, इच्छा पत्र, इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन द 21st डे ऑफ जून, यानी जून के 21वें दिन, यानी 21 तारीख को, कौन सी 21 तारीख? जून की 21 तारीख, इन द ईयर 1944, यानी 1944 में, यानी कि 21 जून 1944 में मैं यह लेटर, मैं यह इच्छा पत्र, मैं यह अपनी इच्छा विरासत लिख रहा हूँ। कहाँ पर? नई दिल्ली में बैठ करके। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने यह इच्छा जाहिर की है कि मेरे मृत्यु के पश्चात ऐसे ऐसे तरीके से मेरी अस्थियों को बहा देना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि कोई इसमें धार्मिक फंडा है, मैं हिंदू हूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बचपन से ही गंगा जी के साथ मैं खेला हूँ, गंगा जी का मूड बदलते हुए मैंने देखा है, अलग अलग मौसम में उन्होंने अलग अलग मिजाज अपनाया है। मुझे उनको देख करके हिमालय की चोटी याद आती हैं, और हिमालय कितना गहरान पे था ये भी याद आता है। और इस तरीके से मेरा बहुत बड़ा लगाव है, मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है गंगा जी से, इसलिए मैं इस वसीयत को लिख रहा हूँ कि मेरी एसेस के साथ इस तरीके से कर देना चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप इसके क्वेश्चन आंसर्स या फिर रिटन मटेरियल चाहते हैं तो आप जाकर गूगल प्ले स्टोर पर इंग्लिश ट्रायंगल नाम का ऐप है जो कि मेरा है, उसको आप डाउनलोड करिए, उसमें सारी PDF फाइल्स आपको रिटन मटेरियल में मिल जाएगा। इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज़ आप तक लाता हूँ। चलिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।